कंपनी जिसकी शुरुआत एक छोटी सी नहर बनाने से हुई, वो एक वार्निंग बन जाती है। एक कंपनी जिसने कभी यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक खड़ा किया और लाखों लोगों के घरों का सपना पूरा किया था, आज वही कंपनी 55,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे डूब गई है। ये कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। इतना बड़ा एम्पायर गिरा तो गिरा कैसे? आखिर जेपी में ऐसा क्या बचा है? अडानी और वेदांता जैसे दो बड़े ग्रुप्स टक्कर लेने को तैयार हैं। पब्लिक रिकॉर्ड में आईसीआईसीआई बैंक का नाम सामने आया। दोस्तों, इंडिया की कॉर्पोरेट दुनिया में कुछ कहानियां सिर्फ बिजनेस स्टोरीज नहीं होती, वो एक वार्निंग बन जाती हैं। जेपी की कहानी भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत एक छोटी सी नहर बनाने से हुई, फिर उसने ब्रिज बनाए, डैम्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तक अपना नाम पहुंचाया, एक्सप्रेसवे खड़े किए और फॉर्मूला 1 ट्रैक तक बना दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे वही कंपनी अपने ही कर्ज के बोझ के नीचे दबने लगी और आज हालात ये हैं कि उसकी जेपी की बचे हुए एसेट्स के लिए अडानी और वेदांता जैसे दो बड़े ग्रुप्स टक्कर लेने को तैयार हैं। तो सवाल ये है, आखिर जेपी में ऐसा क्या बचा है? और उससे भी बड़ा सवाल, इतना बड़ा एम्पायर गिरा तो गिरा कैसे? आज हम समझेंगे जेपी की पूरी कहानी, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर एक बहुत बड़े एम्पायर तक, और फिर उस एम्पायर के कोलैप्स से लेकर उस पर छिड़ी कॉर्पोरेट जंग तक। आज जिस जेपी को हम एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत किसी जायंट कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं हुई थी। इस एम्पायर की नींव एक बहुत सिंपल काम से पड़ी थी। जेपी ग्रुप के फाउंडर जयप्रकाश गौर सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 1950 में उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की। लेकिन 1998 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सिर्फ 10,000 रुपए के साथ अपना कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस शुरू किया। उनका पहला बड़ा काम था उत्तर प्रदेश में एक कैनाल यानी नहर बनाना। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए बताई जाती है। यहीं से एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यही जेपी की असली नींव थी। कैनाल प्रोजेक्ट के बाद जयप्रकाश गौर का सफर धीरे धीरे और बड़ा होता गया। 1967 में उन्हें इलाहाबाद में यमुना नदी पर ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये उनकी जर्नी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर 1972 में जम्मू और कश्मीर के सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने हाइड्रो पावर सेक्टर में एंट्री ले ली। अब सफर एक नहर तक सीमित नहीं रहा था, जेपी का स्केल बढ़ रहा था और उसके साथ एम्बिशन भी। यहीं से सवाल बदलने लगा। अब बात ये नहीं थी कि जयप्रकाश गौर का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, अब बात ये थी कि ये कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है। 1979 में जयप्रकाश एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ और 1986 तक कंपनी पब्लिक फेस में आ चुकी थी। अब जेपी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर वाली कंपनी नहीं थी, वो एक ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट ग्रुप बन रही थी। अगले कुछ सालों में जेपी ने अपने बिजनेस का कई डायरेक्शन में फैलाना शुरू किया। 1994 में पावर सेक्टर में एंट्री हुई। 1995 में प्रीमियम रियल एस्टेट और टाउनशिप डेवलपमेंट में कदम रखा गया और फिर 2000 आते तक जेपी एक मल्टी सेक्टर एम्पायर बनने लगी। 2007 इसका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। इसी साल जेपी इंफ्राटेक बनी, जिसने बाद में आइकॉनिक यमुना एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट किया। यह सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं था दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को एक साथ जोड़ने वाला मॉडल था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे लगभग 165 किलोमीटर लंबा है, जो नोएडा और आगरा को कनेक्ट करता है। इसी साल जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल भी बनी। फिर 2011 में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ऑपरेशनल हुआ, इंडिया का पहला फॉर्मूला 1 ट्रैक। इसका डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 3,000 करोड़ था। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था दोस्तों, ये जेपी की एम्बिशन का पब्लिक डिस्प्ले था। 2012 के आसपास हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री की जेपी ने। फिर पावर, रियल एस्टेट, एक्सप्रेसवे, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और सीमेंट इंडस्ट्री तक फैल चुकी थी। बाहर से देखो तो सब कुछ एक ड्रीम ग्रोथ स्टोरी लग रहा था।
लेकिन प्रॉब्लम यही थी, जेपी सिर्फ बढ़ नहीं रही थी, वो हर डायरेक्शन में एक साथ बढ़ रही थी। जेपी ग्रुप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपेंशन नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि उस एक्सपेंशन का बड़ा हिस्सा डेट के सहारे खड़ा था। पावर, एक्सप्रेसवे, रियल एस्टेट, सीमेंट और स्पोर्ट्स जेट से कैपिटल हेवी सेक्टर्स में एग्रेसिवली एंट्री का मतलब था बड़ा पैसा, और बड़े पैसे का मतलब बड़ा रिस्क। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015-16 के अराउंड जेपी ग्रुप का टोटल डेट 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया था। यानी एम्पायर जितना बड़ा दिख रहा था, बोझ भी उतना ही बड़ा होते जा रहा था। प्रेशर इतना बढ़ा कि 2016-17 के फेज में जेपी को अपने सीमेंट एसेट अल्ट्राटेक सीमेंट को लगभग 16,000 प्लस करोड़ रुपीस में बेचने पड़े। ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट था। कंपनी अब एक्सपेंशन के लिए एसेट नहीं खरीद रही थी, बल्कि अपने डेट को संभालने के लिए एसेट्स बेच रही थी, और यहीं से कहानी पलटने लगी। जो एम्पायर बाहर से मजबूत लग रहा था, अंदर से हिलने लगा था। इस प्रेशर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनी जेपी इंफ्राटेक। ये वही कंपनी थी जो यमुना एक्सप्रेसवे मॉडल पर खड़ी की गई थी। एक वक्त पर यह फ्यूचर का सिंबल थी, लेकिन बाद में वही कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। 7 मार्च 2023 को उसके रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल मिला। इसके बाद क्राइसिस सीधा फ्लैगशिप तक पहुंच गया। मतलब 3 जून 2024 को जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई। यहां पब्लिक रिकॉर्ड में आईसीआईसीआई बैंक का नाम सामने आया। यानी बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट या एक सब्सिडरी की नहीं रही थी, अब खुद जेपी का कोर स्ट्रक्चर प्रेशर में आ चुका था। लेकिन जेपी की कहानी सिर्फ उसके कोलैप्स तक सीमित नहीं रही। असली ट्विस्ट उसके बाद शुरू होता है। जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस का केस नहीं रहती, वो एक बैटलफील्ड बन जाती है, जहां कंट्रोल, वैल्यू और फ्यूचर पोटेंशियल के लिए बड़ी कॉर्पोरेट्स टक्कर होती है। जेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जून 2024 को जयप्रकाश एसोसिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई। इसका मतलब साफ था, अब कंपनी का फ्यूचर प्रमोटर्स के हाथ में नहीं, बल्कि लेंडर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और नए बिडर्स के फैसलों पर डिपेंड करने वाला था। यहीं से जेपी के डूबते हुए ग्रुप से बदलकर एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी बन गई, और इस अपॉर्चुनिटी पर सबसे तेज नजर 2 ग्रुप्स की थी। एक तरफ अडानी तो दूसरी तरफ वेदांता। दोनों के लिए जेपी सिर्फ डिस्ट्रेस्ड एसेट नहीं थी, इसके पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा की वैल्यूएबल लैंड, टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जैसे हाई विजिबिलिटी एसेट्स और नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस फुटप्रिंट था। यानी जो बाहर से कोलैप्स लग रहा था, अंदर से अब भी काफी वैल्यू रखता था। इस वैल्यू को कैप्चर करने के लिए बिडिंग प्रोसेस शुरू हुई। रेस धीरे धीरे 2 बड़े नामों पर आकर टिक गई, एक तरफ अडानी और दूसरी तरफ वेदांता। फिर आया सबसे क्रूशियल फेज, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का डिसीजन। नवंबर 2025 में क्रेडिटर्स ने अडानी एंटरप्राइज के रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया। अडानी का अप्रूव बिड था 14,535 करोड़ रुपए। वहीं वेदांता का कहना था कि उसका ऑफर इससे बड़ा था, लगभग 17,000 करोड़ रुपए के अराउंड। यानी सीधी सी बात यह थी कि वेदांता अपने आप को वैल्यू के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बिडर बता रहा था, जबकि लेंडर्स ने अडानी को चूज किया। और यहीं से कहानी सिर्फ बिडिंग की नहीं रही, ये प्रोसेस वर्सेस वैल्यू की लड़ाई बन गई। वेदांता का पॉइंट था कि अगर उसका बिड ज्यादा था तो उसे क्यों नहीं चुना गया। लेकिन लेंडर्स की सोच अलग थी। उनके लिए सिर्फ टोटल नंबर मैटर नहीं करता था, उनके लिए यह भी इंपॉर्टेंट था कि रिकवरी कितनी सर्टेनिटी के साथ होगी, कितना पैसा अपफ्रंट मिलेगा और प्लान को एग्जीक्यूट करना कितना प्रैक्टिकल होगा। इसी लॉजिक के बेसिस पर अडानी का प्लान उन्हें ज्यादा सुटेबल लगा। यानी हेडलाइन अमाउंट से ज्यादा क्रेडिटर्स ने रिकवरी विजिबिलिटी को प्रेफरेंस दिया। उसके बाद मैटर एनसीएलटी तक पहुंचा। 17 मार्च 2026 को एनसीएलटी ने अडानी के रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल दे दी। इस अप्रूवल के बाद एक चीज क्लियर हो गई,
सिस्टम के नजरिए से अडानी ऑफिशियल सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन चुका था, लेकिन वेदांता ने यह रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया। उसने इस प्रोसेस को चैलेंज किया। सवाल उठाया गया कि इवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंट था या नहीं। स्कोरिंग मैकेनिज्म पर भी उंगली उठाई गई। वेदांता का स्टैंड सिंपल था, अगर उसका ऑफर फाइनेंशियली बेटर था तो फिर सिलेक्शन अडानी के फेवर में कैसे गया। यहीं से लीगल बैटल और इंटेंस हो गई। मैटर अपीलेट लेवल तक गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। वेदांता ने कोशिश की कि अडानी के अप्रूव प्लान पर स्टे मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेज पर उस प्लान को रोकने से मना कर दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि फिलहाल अडानी के फेवर में जो प्रोसेस कंप्लीट हुई थी उसे तुरंत रिवर्स या फ्रीज नहीं किया जाएगा। अब पूरी फाइट का सेंटर यह बन गया है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में असली जीत किस चीज की होती है। क्या जीत उस बिडर की होती है जो सबसे बड़ा नंबर कोट करे, या उसकी जिसका प्रपोजल क्रेडिटर्स को ज्यादा रिलायबल, ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा एग्जीक्यूटेबल लगे। वेदांता की लड़ाई यह दिखाने की है कि उसका ऑफर फाइनेंशियली सुपीरियर था। अडानी की पोजीशन यह है कि उसने वही जीता जो इंसॉल्वेंसी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्रेडिटर्स का ट्रस्ट, प्रोसेस का अप्रूवल और लीगल रिकॉग्निशन। तो अगर इस पूरी फाइट को एक लाइन में समझा जाए तो कहानी कुछ ऐसी है। वेदांता अमाउंट की ताकत पर खड़ा है, अडानी अप्रूवल की ताकत पर। एक तरफ हायर वैल्यू का क्लेम है तो दूसरी तरफ ऑफिशियली क्लियर्ड रेजोल्यूशन प्लान। और इसीलिए जेपी की ये फाइट सिर्फ एक्विजिशन स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की कॉर्पोरेट दुनिया का एक बड़ा टेस्ट केस है, जहां पैसा, प्रोसेस और पावर तीनों एक ही जगह टकरा रहे हैं।